हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा, विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको उनको बहुत समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो हमारा साइंस का कंटेंट है ना वो यूट्यूब पर बहुत कम है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं साइंस आपको कराऊँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, तो सबसे पहले उन पॉइंटों पर डालते हैं नज़र और वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहला पॉइंट है आपका कि सीटेट जो है आपका ये ऑफलाइन होने वाला है, आपको ये पता है। 20 अगस्त को आपका सीटेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ये आपको पता है। तो और ये मैंने लिख रखा है साइंस के PYQs हैं ये 2022 वाले या 23 वाले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है क्योंकि जो PYQs होते हैं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं आगामी एग्ज़ाम के हिसाब से। विद कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में आपको यहाँ करता हुआ चलूँगा, तो वीडियो आप देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानवों में सेलुलोज समृद्ध यानी कि सेलुलोज के साथ रुक्षांश का एक स्रोत क्यों है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, वो 4 ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि सेलुलोज मानव रुधिर में अवशोषित हो जाता है या सेलुलोज को पचाया जाता है और रुक्षांश के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता और ये एक अगला ये है। तो मैं देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, रुक्षांश जो होता है एक रोटी का टुकड़ा, रुक्षांश या एक रोटी का टुकड़े को हम बोलते हैं रुक्षांश, ये सेलुलोज का होता है। सेलुलोज जो होता है हमारा लाइकेन द्वारा जो है सीवम से हमें मिलता है सेलुलोज। पाचन जो होता है आर्किक, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है, इस जानकारी को भी आप जरूर याद रखें। आर्किक बैक्टीरिया द्वारा ये आपको दिया जाता है। सेलुलोज होता क्या है, कार्बनिक यौगिक है। सेलुलोज कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग जो होता है कागज प्लस पेपर बनाने में किया जाता है। तो आपको यहाँ देख लेना है क्या है। तो मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता, रुक्षांश इस वजह से ये है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि मानवों के पास इसे पचाने के लिए कोई भी एंजाइम हमारे शरीर में मौजूद नहीं है। तो ये जो जानकारी मैंने लिख रखी है यहाँ पर, आपको इसे देखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सर्वसम गिलासों में गिलासों ए और बी में समान आयतन और जल से अधिक घनत्व की धातु की 2 गेंदें हैं। देखो भाई, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। धातु की ये 2 आयतन के ये गिलास हैं, ये हमारे पास हो जाती है ए और ये हो जाती है बी। घनत्व की धातु की 2 गेंदें हैं, एक्स और वाई, प्रवृत्तियाँ डुबोई गई हैं। अब ये साहब इसमें जल भरा हुआ है और ये इसमें डुबो दी गई हैं। तो कह रहा है कि जो x का जो द्रव्यमान है ये हमारी x हो जाती है, ये हो जाती है y। x का जो द्रव्यमान में है वो y से 3 गुना है, यानी कि 3 है। दोनों गिलासों में से किसका जल का स्तर जो है अधिक होगा, यानी कि जब वो नीचे डूबेगी तो जल का स्तर ऊपर किसका बढ़ेगा, यहाँ पर ये यहाँ पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी गेंद जल में डूबेगी, चाहे उसका आयतन दूसरी से 10 गुना हो, 20 गुना हो, 50 गुना हो, तो जो जल और का जो स्तर रहेगा ना वो हमेशा एक समान रहेगा दोनों नलियों में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाता है वो बी करेक्ट हो जाता है क्योंकि जल का स्तर ए और बी दोनों में एक समान ही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो वो अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें नहीं पिलानी चाहिए, यानी क्यों नहीं पिलानी चाहिए? पोलियो की बूंदें अतिसार की वजह से निकल जाती हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अतिसार जो होता है वो डायरिया होता है। डायरिया किसको बोलते हैं? वो होता है 10-3, ये मैंने आपको बता दिया। तो अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए, बात तो सही है। क्यों नहीं पिलानी चाहिए? तो पोलियो की बूंदें जो है अतिसार यानी दस्त की वजह से बाहर निकल जाती हैं, इस वजह से नहीं पिलानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। अगला, ये आपको मिलान करने हैं, यहाँ पर आपको यहाँ मिलान कर लेने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है।
ये आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मल जल के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। पहला क्वेश्चन है जीवाणु संक्रमण किससे होता है? नाइट्रेट से। जीवाणु संक्रमण से क्या होता है? तो ये हमारा होता है हैजा। पहले का 3 हो गया। और अकार्बनिक अशुद्धियाँ जो होती हैं वो हमारी नाइट्रेट में चली जाती हैं। कार्बनिक शुद्धियाँ जो जिसमें कार्बन बिल्कुल शुद्ध मिलेगा वो आपको पता ही है, पीड़कनाशी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोषक तत्व हमेशा फास्फोरस में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाता है वो देख लो, पहले का C, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका करेक्ट। धमनी सॉरी, ए पतली भित्ति की होती है और बी मोटी लचीली भित्ति की होती है। सी में रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होता है। डी में कपाट उपस्थित है जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित की सहायता करता है। तो ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या। तो पतली भित्ति जो होती है वो होती है हमारी शिरा। देखो 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है शिरा, एक होती है धमनी। शिरा जो होती हैं वो हमारी नसों को शिरा बोला जाता है, और धमनी जो होती हैं ये थोड़ी मोटी होती है नसों से। धमनी का जो एक्चुअल वर्क होता है यहाँ पर, धमनियों का जो वर्क होता है यहाँ पर वो होता है ये रक्त को जो है दिल से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। और नसों का जो वर्क होता है वो हमारा यहाँ पर हो जाता है, नसों का जो वर्क होता है रक्त संचार को पूरे शरीर में धमनियों और शिराओं से, पूरे संचार में धमनियों की मदद से पहुंचाता है। तो ये आपका होता है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि पतली भित्ति की होती है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा शिराएं। पतली भित्ति होती हैं हमारी शिराएं, और दूसरे में आ जाएगा धमनियाँ। तो शिराएं और धमनियाँ इसमें हैं। और यहाँ पर आएगा तीसरे में शिराएं, क्योंकि शिराएं रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होता है। और इसमें आ जाएगा अगला शिराएं धमनियाँ, यहाँ सॉरी धमनियाँ जो है रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होती हैं, और धमनियाँ शिराओं में कपाट उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का कौन सा एक पदार्थ फ्यूज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो फ्यूज के रूप में जो प्रयोग किया जा सकता है उसका मैं बता देता हूँ। उसमें आपको बस एक टर्म पता होनी चाहिए, वो है कि उसका जो वोल्ट हो वो 220 वोल्ट से ऊपर हो, वो रक्त में चल जाएगा, यानी कि तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, परख नली ए में दूध का जलीय विलयन है, परख नली बी में ग्लूकोज का जलीय विलयन है, परख नली सी में कैलेमाइन का जलीय विलयन है, और परख नली डी में आंवले का जलीय विलयन है। कौन से रंग अपेक्षित हैं जब प्रत्येक परख नली में लाल लिटमस पेपर का टुकड़ा डाला जाता है? देखो लिटमस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लिटमस होता है एक सूचक, यानी हम उसे किसी भी विलयन में डालते हैं। अगर ये नीला हो जाता है तो विलयन क्षारीय। मैं अम्ल और क्षारीय भी बता देता हूँ, क्योंकि ये उससे ही कनेक्ट है। यहाँ पर एक होता है हमारा अम्ल और एक होता है क्षार। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ अम्ल और क्षार क्या होते हैं। देखो अम्ल जो होंगे हमेशा एसिड जो होते हैं वो होते हैं खट्टे, यानी कि नींबू दही जो भी खट्टी चीज़ें हैं वो होंगे हमारे अम्ल, और क्षारीय होंगे जो भी हमारे कड़वे होंगे। ये एक लाइन में आप इसको समझ लो, जो कड़वे होंगे या रगड़ने पर साबुन में तब्दील हो जाते हैं वो हमारे क्षार होते हैं। तो यहाँ पर परख नली ए में दूध का जब जलीय विलयन है तो दूध का सफ़ेद होता है, तो जब सफ़ेद में लाल जलीय विलयन में लाल लिटमस डालते हैं तो कलर कर देता है लाल। और फिर ग्लूकोज भी सफ़ेद होता है, उसे भी कर देता है लाल। तो लाल इन दोनों ऑप्शनों में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं है? ये आपको बताना है। तो ये आपको सीधा सीधा समझ लो, जो विद्युत चुंबक होता है वो विद्युत धारा का प्रसरण करता है, यानी अनुप्रयोग करता है, अनुप्रयोग नहीं करता है। बाकी सब इसके जो हैं
अनुप्रयोग हैं, यानी कि एक्सेप्शन है, अपवाद जिसको बोलते हैं हम। तो विद्युत धारा हमेशा एक्सेप्शन नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये विद्युत से कनेक्ट रहता है, बाकी चीज़ें कनेक्ट नहीं रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में से किसका प्रदर्शन परिदर्शी यानी पार देखने के लिए किया जाता है? तो सीधा ऑप्शन हो जाता है प्रकाश का बहु परावर्तन। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में एक परनली में लिए गए जल को जल्दी शीघ्र उबालने के लिए अनीता को आग जलानी है। आग का कौन सा क्षेत्र? काली आग होती नहीं है, पीली होती है, पर पीली हल्की आग होती है। आग जो तेज होती है वो होती है नीली। नीली यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, यानी कि नीला करेक्ट। अगला, निम्नलिखित किसका विलयन अम्लीय गुणधर्म नहीं दर्शाते? तो मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं वो होते हैं खट्टे। खट्टे चीज़ों को हम अम्ल कहते हैं और कड़वी चीज़ों को हम कहते हैं क्षार। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। अम्ल जो होंगे हमारे दही है वो अम्ल होगा, तो ये इसमें होगा नहीं। और अमीनो अम्ल है, ये भी खट्टा होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी और सी, यानी कि ये। अगला, रेशम के उत्पादन के कारण नीचे दिए गए उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रेशम के उत्पादन के लिए सबसे पहले आप यहाँ करें मादा रेशम सबसे पहले देखो अंडे देगी। यहाँ पर रेशम का उत्पादन किस तरीके से होता है मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर पहले आएगा बी, पहले वो देगी अंडे। उसके बाद लार्वा के अंडे यानी ऑप्शन नंबर डी से निकलने के लिए अंडों को एक उपयुक्त तापमान पर गर्म किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा भाई? उसके बाद आपका आ जाता है लार्वा या रेशम के कीड़ों को स्वच्छ ट्रे में ताजी शहतूत की पत्तियों में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका आ जाएगा भाई कि 25 से 30 दिनों बाद इल्ली खाना बंद कर देते हैं और कृमि कोष बुनना प्रारंभ कर देते हैं, यानी फिर आ जाएगा ई। ई के बाद आपका आ जाएगा ए, कृमि कोष को धूप में रखा जाता है या जल में उबाला जाता है। फिर आपका एक बचा एफ। ये टर्म्स जिस भी ऑप्शन में हो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बी भी देख लो, बी सी बी डी सी ई, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। अगला, जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पद जुगाली दिया गया है। जुगाली का मतलब क्या होता है? जुगाली का मतलब होता है जो वो भोजन निगल लेते हैं या थोड़ा सा पचा हुआ भोजन होता है, उसको हम जुगाली कहते हैं। अगला, तो यही क्वेश्चन थे आपके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक। यही क्वेश्चन थे आज, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, इन्हें आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करो लाइक, वीडियो को शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। धन्यवाद।